3 इयर्स के बाद 45,000 किलोमीटर चलाने के बाद टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का असली कस्टमर रिव्यू एक बार देखते हैं। हमने इस टॉक में इट वॉज रियली अमेजिंग टॉक। उस कार के एक्सपीरियंस कैसा है, रेंज कितना देता है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या था, चार्जिंग करते वक्त क्या इश्यूज़ था, जब लॉन्ग राइड के लिए गए थे, DC फास्ट चार्जेस, रेंज एंग्जाइटी, चार्जिंग इश्यूज़, बैटरी वारंटी, रीसेल वैल्यू, स्ट्रक्चरल इश्यूज़, चार्जिंग इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ हमने बात किया, इंक्लूडिंग द सर्विस इश्यूज़ ऑल्सो। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टॉक। चलो अब स्टार्ट करें। आपने इस कार कब खरीदा? 3 साल पहले, अगस्त 2022। आपने जब इस कार खरीदा आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था? मैं सोचा थोड़ा इको फ्रेंडली भी हो सकता है। इसका पहले मैं बताता हूँ कि मैं एथर खरीदा था। फ्रॉम अ टू व्हीलर पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे को एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिला। ठीक है, कार भी ट्राई कर सकते ईवी में। ऐसे मैं कन्विंस किया पेरेंट्स को। जेन्युइन था, ये था जेन्युइन 2019 या हाँ। तो वो ऑलरेडी 3 साल हो चुका था। वो देखे थे कितना अच्छा सॉलिड प्रोडक्ट था, कोई सर्विस इश्यूज भी नहीं था, घर में चार्जिंग कर रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था। ऑफिस यूज के लिए मेरे पापा यूज कर रहे थे मेनली, वो अच्छा चल रहा था। तो उसका मतलब मोटिवेशन था कि हाँ अच्छा ईवी भी अच्छा हो सकता है। इसके पहले मेरे पास इग्निस आइस व्हीकल था। कार भी था इसके पहले? हाँ, इसके पहले बहुत सारे कार था, मतलब पापा मम्मी का। इग्निस था, वो अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपग्रेड चाहिए था मेरे को। सोचा डायरेक्टली ईवी क्यों ना ले। ये लॉन्ग रेंज वर्जन था, ईवी मैक्स बोल के, 40 किलोवाट बैटरी का। सोचा 300 रेंज देगा रियल वर्ल्ड में। मैं सोचा ठीक है वो चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चलेंगे तो एक दिन में इधर से ज़्यादा वेकेशन के लिए तो ऊटी जाएंगे, नहीं तो पौंडीचेरी। उसी रेंज का 300-400 किलोमीटर्स में हो जाएगा। एक दिन में जा सकते पूरा दिन में, और उधर जाके होटल में चार्ज कर सकते हैं, कुछ सा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। मैं यही सोच के मैं ले लिया। तो बेसिकली आपने जब इस कार लिया आपका एक्सपेक्टेशन था एनहांसमेंट इन योर एक्सपीरियंस एंड रेंज। हाँ, और ईवी रनिंग कॉस्ट भी कम था, क्योंकि इसका पर किलोमीटर कॉस्ट लेस देन 2 रुपीज, लोकल होगा तो 1 रुपी, अंडर 1 रुपी। और इफ यू आर कंबाइनिंग विद लॉन्ग ट्रिप इट विल बी अराउंड अंडर 3 रुपीज इंक्लूडिंग टोल। लेकिन जब आपने इस कार लिया तब आपने इतना सारा कैलकुलेशन कर लिया एंड देन लिया कार? हाँ, मैं ऑलमोस्ट 6 महीना इसका रिसर्च किए थे। 6 महीने करते थे, क्योंकि सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में, जितना भी इसका इन्फॉर्मेशन था। क्योंकि आप जब जाएंगे टाटा मोटर्स में, रियल में इसका इन्फॉर्मेशन रियल का उन लोगों के पास भी नहीं है। बस उसके पास कैटलॉग है इसका, वो जो 435 कुछ रेंज बोलेंगे वही बोलेंगे। रियल वर्ल्ड का उन लोग को भी नहीं पता है। वो बोलेंगे आपका जैसे ड्राइविंग है ऐसे होगा, लेकिन हमको पता नहीं होता है कितना मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं बहुत सारे रिसर्च भी करके मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ले सकते हैं। तो फिर जब आपने इस कार लिया, इतना दूर ड्राइव किया, आप खुश हैं इस कार से या नहीं? मेरे एक्सपेक्टेशन इसका बहुत अभी भी पॉजिटिव है, और इसका मीट भी हुआ है। मेनली लो रनिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, लेस मेंटेनेंस, लो NVH लेवल बहुत कम है इसका, नॉइस एंड वाइब्रेशंस का बिल्कुल नहीं है, 0। तो क्या होता है कि जब हम ड्राइविंग करते हैं और उसका जो साइलेंस है ना, क्योंकि कुछ का मूविंग पार्ट्स नहीं है इसमें, मेनली इंजन नहीं है, तो बहुत साइलेंट होता है। तो स्पेशली आप जब मक्खन रोड में जाएंगे, मैसूर एक्सप्रेस से पूरा शांत होगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेटिवनेस। तो उसका मैं महसूस होता है, और मन करता है कि और ड्राइविंग करूँ। और एमिशंस भी 0 है, 0 टेल पाइप एमिशंस। वो मेन था। मेरे को सोचना था कि फ्यूचर के लिए कुछ करना है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम, क्योंकि सिटी वालों का क्या होता है कि वी कांट प्लांट अ ट्री, बिकॉज हमारे पास इधर जगह नहीं होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। या तो हम NGO को पैसा दे के उन लोग प्लांट करना पड़ता है। मैं सोचा क्योंकि ये थोड़ा इको फ्रेंडली बन सकते हैं, इधर एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होते हैं सिटीज़ में, तो सोचा ये थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए। कार आपने कितने में लिया? ऑन रोड कुछ 20.5 आसपास था, 20.5 लाख। एंड इसका मेंटेनेंस आपको कितना होता है? आप यकीन नहीं करोगे, पहला सर्विस था कुछ 1000 रुपये के अंदर ही, 100-200 रुपीज़। वो भी जो प्लास्टिक डालते हैं क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग जो बैठता है सर्विस के लिए, उसका प्लास्टिक चार्ज था अंडर 200 रुपीज़। सेकेंड था कुछ अंडर 1000 रुपीज़ सेकेंड सर्विस। थर्ड सर्विस अंडर 2000 समथिंग। फोर्थ सर्विस भी ऐसे कुछ अंडर 5000 ही। सब एक ही सर्विस पे भी हर सर्विस में अंडर 3-4-5,000 में हो गया। पूरे चार्ज करने में रेंज कितना मिलता है? सोचो आप 100 में जा रहे हैं, नॉन AC 300 मिलेगा, और AC ऑन करेंगे 80 में जाएंगे
300 मिलेगा, 100 kmph विथ AC 270। तो ये वेरी करते हैं। अब जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आप ऊटी जा रहे हैं तो थोड़ा अपहिल होगा, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि कितना अपहिल है, उस हिसाब से आप रेंज कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स सब करना पड़ेगा एवरी टाइम। तो मैं क्या वही बोलता हूँ, बगल में एक को पायलट होना चाहिए, जैसे मेरा वाइफ है को पायलट, और उसका काम है कि कहाँ चार्जर से ऑन द वे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, और रेंज एलिवेशन और पर किलोमीटर पर वाट कितना मिल रहा है, वाट आवर पर किलोमीटर, वो भी वो कैलकुलेट करता है रियल टाइम में। कुछ बार एफिशिएंसी कैलकुलेट, क्योंकि जब आप हिली एरिया जाएंगे तो पक्का कुछ तो कुछ वो जल्दी चार्ज लेते रहेगा, डिस्चार्ज होगा, तो आप ध्यान रखना पड़ेगा। एफिशिएंसी अगर कम है तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा। हाँ, जैसे अच्छा वाट आवर पर किलोमीटर, जैसे 110 to 120 अच्छा मिल जाएगा रेंज। सोचो वो 140 145 ऐसे होगा तो अपहिल में पक्का ऐसे ही होगा, तो उस टाइम में आपको रेंज भी कम आए। लेकिन मैं क्या देखा है कि आप जैसे हाईवे में जा रहे हैं, मैं क्या करता हूँ कि सिटी मोड रीजन 2 डाल देता हूँ, ठीक है, और मेरे को पीसफुली वो चला जाते हैं और रेंज भी अच्छा मिलते हैं। ऐसे नहीं कि आप इको में जाएंगे तो कि आपको मिलेगा, ऐसे नहीं है। सिटी मोड में सेकंड लेवल ऑफ रीजनरेशन, हाँ रीजन 2 रीजनरेशन 3 लेवल्स में है। 3 लेवल है, रीजन 1 2 3। रीजन 1 मतलब बहुत कम है। जैसे आप मोस्टली हाईवेज में जाएंगे तो ज्यादा ब्रेकिंग नहीं होना पड़ेगा, राइट, यूज नहीं करना है, तो आप आराम से रीजन 1 या 2 में लगा सकते हैं। ज्यादा सिटी में होगा तो रीजन 3 डाल देंगे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, एक्सीलेटर पेडल छोड़ेंगे तो आपको वो तुरंत वो ब्रेक पकड़ लेगा, रीजन हो जाएगा। ओके, ब्रेक मारने की जरूरी नहीं, ब्रेक मारने का जरूरी नहीं है, वो खुद ही ब्रेक मार लेगा। हाँ। और आपको रीजन भी होगा तो चार्ज भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो बैक टू द हाईवे, आपको फिर सिटी मोड में एंड सेकंड लेवल ऑफ रीजनरेशन में जो स्ट्रांग नहीं है एंड वीक नहीं है, आपको ब्रेक भी मारना पड़ेगा, पूरा रोकना है तो, बट स्लो करना है तो छोड़ देंगे तो स्लो हो जाएगा। हाँ, तो ज्यादा मैं सिटी प्रीफर क्यों करता हूँ कि ठीक ठाक पावर मिलता है। 3 मोड है, स्पोर्ट्स, सिटी और इको। 3 मोड में मेरे को बेस्ट पसंद है सिटी मोड। ठीक ठाक पावर मिलता है, ज्यादा मतलब फोर्स से दबाना नहीं पड़ता है पेडल को। इको में ज्यादा क्या होता है कि ज्यादा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेनफुल लगेगा। स्पोर्ट्स मोड रखी आपने कभी? स्पोर्ट्स मोड वो थ्रिल के लिए यूज करता हूँ कभी कभार, जब हम हाईवे में हैं और कुछ बहुत शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं, जैसे नंदी हिल्स होता है और रेंज भी ठीक ठाक है मेरे पास, तो मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं यूज करता हूँ। उसका थ्रिल तो अलग ही है, ट्रैक्शन भी 0 हो जाता है और पावर भी ज्यादा आता है, तुरंत पावर पकड़ लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पूरे चार्ज होने में कितना टाइम लेता है? इसका अंडर 15 आवर्स होता है होम चार्जिंग में। ये लोग 3 किलोवाट चार्जर दिए, पोर्टेबल चार्जर। ओके, तो उस यूज करके घर में अंडर 15 आवर्स 13 to 15 आवर्स। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम प्लानिंग करेंगे तो ओवरनाइट पे भी मतलब प्लानिंग करके, क्योंकि ऐसे भी तो पूरा डिस्चार्ज नहीं करेंगे। 80% चार्ज के लिए अंडर 12 आवर्स में जब आप नाइट 9 o'clock को डालेंगे तो सुबह 7-8 o'clock को भी जितना चार्ज होगा तो वो भी चलेगा। परफेक्ट। और एक और इसका कि फास्ट चार्जिंग मिलता है लॉन्ग ड्राइव्स, उसमें डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, जैसे जियो का है, जियोन, स्टैटिक है, चार्ज जोन, बहुत सारे अभी चार्जिंग स्टेशन कंपनीज आ गया है मार्केट में। सारे चार्ज कहाँ मिलेगा देखने में? इसका एक ऐप है कॉल्ड प्लगशेयर। इट्स अ फ्री ऐप। सब चार्जर्स का एक टैगिंग होगा। जैसे आप जियोन यूज कर रहे हैं, आपको पता है कोरमंगला एक लोकेशन में है और आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जियोन ऐप खोलेंगे, कोरमंगला सर्च करके उसका अवेलेबिलिटी उधर देख सकते हैं। ओके, प्लगशेयर में देखना चार्जर है कि नहीं, एंड जियोन ऐप में देखना पड़ेगा क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो नॉर्मली प्लगशेयर में एक और अच्छा फीचर है कि आप एक ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आप इधर से गोवा जाना है, आपको ऑन द वे कितना पॉइंट्स है, चार्जिंग पॉइंट्स, वो सब प्लगशेयर में आपको रिसर्च कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, नहीं तो उस ऐप में फिर से रिडायरेक्ट करके उधर अवेलेबिलिटी कैसा है, रिव्यूज कैसा है, वो देख सकते हैं। फिर आपको इस डीसी फास्ट चार्जिंग में कितना खर्चा होता है? कंपेयर टू होम चार्जिंग थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। वो लोग चार्ज करते हैं बिटवीन 15 to 25 रुपीज पर यूनिट। okay. जैसे घर में 7 to 9 रुपीज होता है, उधर थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन वो कुछ चार्ज के लिए अच्छा रहता है। आप इस कार लिया था 21 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में 3 साल पहले। होम चार्जिंग करेंगे तो सस्ता है, बट अगर आप डीसी फास्ट चार्जिंग करते हैं तो एक्सपेंसिव है।
हाँ। तो पेट्रोल IC कार के हिसाब से क्या ये सेविंग है या फिर खर्चा इसमें ही ज्यादा है? ये आपका यूसेज पे डिपेंड होता है। जैसे हम ये यूज करें ज्यादा ऑफिस कम्यूट के लिए, तो मेरे को लगता है बहुत और सेविंग्स दे सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी अच्छा है। जैसे आप 100% घर में चार्ज कर दिए, उसका भी आप काउंट कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग का कॉस्ट भी कर सकते हैं। सब मिला के 2.5 रुपीज के अंदर ही आपको हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि आपको 3 साल में इस कार में सेविंग्स ही हुआ अच्छी से? इस कार का मेरे को लगता है सेविंग्स ही हो रहा है। 4-5 लाख ज्यादा दिए होंगे कंपेयर टू नाइस कार विद द सेम वेरिएंट ऑफ सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल दैट एडेड फीचर्स। बट मेरे को लगता है जो 4-5 लाख है वो रिकवर आराम से हो जाएगा, और उससे ऊपर भी मैं कुछ 5 to 6 लाख भी सेव कर सकता हूँ। अभी 2.5 रुपये के अंडर किलोमीटर हो रहा है, और अ नाइस कार विद सेम वेरिएंट वुड बी अराउंड 5-6 रुपीज to 7 रुपीज सेविंग्स हो रहे हैं। सोचो 10 साल के बाद कितना प्राइसेस भी ज्यादा हुआ होगा डीजल और पेट्रोल का। आपने कहा कि 3 किलोवाट का चार्जर मिला, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो टू अ फास्टर चार्जर? 3 किलोवाट जो दिया है पोर्टेबल। एक और ऑप्शन है कि 7 किलोवाट चार्जिंग होता है, होम चार्जिंग। उसका अलग से लोड लेना पड़ता है। एटलीस्ट 10 किलोवाट का एक सेपरेट मीटर लगाना है, उसका सैंक्शन लोड लेना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा तो वो भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। 7 किलोवाट चार्जर कंपनी प्रोवाइड करते हैं, 50,000 रुपीज होता है। सेव पॉइंट बोल के एक कंपनी है, वो 30,000 में सेल कर रहा है अभी 7 किलोवाट पोर्टेबल चार्जर। उसमें 3 किलोवाट में भी लगा रख सकते हैं, 7 किलोवाट का भी आप चार्जिंग का स्पीड सेट कर सकते हैं। एंड वो चार्जर लगाने के लिए क्या प्रोसेस है? वायरिंग 10 square mm का यूज करना पड़ेगा। जितना सफिशिएंट लोड है उसका हिसाब से एक वायरिंग भी सेपरेटली करना पड़ेगा। मेरे को लगभग 1 लाख खर्चा हुआ, लेकिन वो 7 किलोवाट चार्जर में हम अंडर 6 आवर्स चार्ज कर सकते हैं। आधा टाइम में चार्ज कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव जाना है और रात में आप चार्जिंग तुरंत 6 घंटे में हो जाएगा। सो अभी तक जो आपने DC फास्ट चार्जर आपने इस्तेमाल किया, उनमें सभी में सोफा आपके एक्सपीरियंस में दी बेस्ट कौन सा है? मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से जियोन नाम की एक चार्जिंग कंपनी है, वो बेस्ट है। मतलब इतना सीमलेस है कि आप एक बार वो टैग हो जाएगा आपका कार, वो चार्जर को पता है आपका कार ही है, तो जब आप प्लग डालेंगे तुरंत चार्जिंग ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कंपनीज का क्या होता है, स्पेशली जैसे टाटा वाला की है, तो क्या होता है एक सीक्वेंस में करना पड़ता है। वॉलेट में पैसा होना है और कितना % चार्जिंग चाहिए, सब सीक्वेंस में करके प्लग लगाना है, तभी स्टार्ट होगा। लेकिन जियोन में ऐसा है कि ऑटो स्टार्ट चार्जिंग हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में भी ऐसे है फीचर कि ऑटो चार्जिंग होगा, लेकिन जियोन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वो लोग लगाते हैं लोकेशंस में, जैसे रेस्टोरेंट्स है, फैमिली फ्रेंड रेस्टोरेंट्स है, अम्यूनिटीज लाइक वॉशरूम्स है, तो आसान हो जाएगा। जब चार्जिंग है तो आप खाना भी खा सकते हैं उसी टाइम में, वॉशरूम्स भी क्लीन होगा। ऐसे जैसे अच्छा लोकेशन है पाकशाला, अच्छा रेस्टोरेंट्स है ना उडुपी, ऐसे ही चूज करते हो। एंड इसमें कॉस्टिंग कितना रहेगा? थोड़ा एक्सपेंस है, जैसे 26 रुपीज पर यूनिट ऐसे है। थोड़ा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस भी अच्छा है, तो मैं प्रिफर करता हूँ जियोन यूज़ करने के लिए। अभी स्टार्टिंग कॉम्पिटिशन में आ गया है, वो लोग 15 रुपीज़ कॉम्पिटेटिव प्राइस में भी रखा है, लेकिन जब तक सस्टेन कर सकते हैं पता नहीं। अभी के लिए ऑफर्स प्रमोशंस के लिए कर रहे हैं। अब इसमें बिगेस्ट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किया वो क्या है? तो रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए। स्टार्टिंग में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था। पोर्टेबल चार्जर जब घर में चार्जिंग के लिए लगाएंगे, एक रेड लाइट होता है उसका, वो ब्लिंक होता है, मतलब ओवर हीट हो रहा है, चार्जिंग भी स्लो भी हो जाता है। सर्विस सेंटर को दे दिया, 3 दिन रखा, उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। कार का सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, कुछ पता नहीं चला। चार्जर भी बोल रहे सब ठीक है, लेकिन घर में ऐसे प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या है। सर्विस सेंटर वालों को भी नहीं पता है। बाद में पता चला कि जो MCB कंपनी वालों दिए है, वो MCB वीक था। इसी टाइम में 7 किलोवाट चार्जर लिए और अलग से वायरिंग किए, तब पता चला कि जो कंपनी वालों दिए L&T का एक MCB दिया है, वो वीक था, इसलिए वो लूज कनेक्शन होके वो चार्जिंग हीट हो रहा था। उसका पता चलने के बाद नया MCB डाल दिया और सब ठीक है अभी। सेकेंड इशू मेरे को क्या हुआ कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही ये सब हो रहा है। रिसेंटली एक 6 मंथ्स के अंदर ही हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। तो क्या हुआ कि जब आप क्रूज कंट्रोल डालेंगे, सोचो हम 40 में है, क्रूज कंट्रोल स्टार्ट कर सकते हैं, तो अप टू से 100, आप सोचो 40 में और 100 में आप सेट करेंगे और तुरंत स्पीड पकड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन तुरंत हो जाएगा। वो बहुत स्केरी लगता है, पहले ऐसे नहीं था।
स्मूथली पिक हो रहा था और चार्ज भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम हो रहा था। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। और एक और है कि अब जब अपहिल में है, ऑटो होल्ड में होल्ड किया है कार ऑटोमेटिकली, और जब अब जैसे सोचो एक ट्रैफिक में अपहिल है और अब ऑटो होल्ड लगा है, और जब ट्रैफिक मूव होगा 1 मिनट के बाद अब छोड़ेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे लेकिन वो नहीं लेगा, मतलब स्टक हो जाएगा। तो वो भी चेक करवाया। ये दोनों प्रॉब्लम लेके भी सर्विस सेंटर गया, कुछ सॉल्यूशंस नहीं है। जो भी आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर चेक करेंगे, एरर चेक करेंगे, एरर लैपटॉप डालेंगे, डीटी चेक करेंगे, कुछ फाइंड नहीं होगा क्योंकि डीटी जनरेट हुआ होगा नहीं। लेकिन ये माइन्यूट प्रॉब्लम्स है, वो उन लोग की मतलब इन फ्रंट ऑफ देम वो प्रॉब्लम्स फिर से दिखाना पड़ेगा। वो आएंगे तभी वो लेंगे आपका कार। मैक्सिमम करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको फिर से दे देंगे, रिफ्लैश प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि इशू हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कभी कभार आता है। लकीली मेरे को क्या हुआ था कि वो कार कंडीशन हुआ था, ऑटो होल्ड का भी इशू आ गया और एक्सीलरेशन का भी प्रॉब्लम आ गया। वो लोग कार 2-3 दिन रखेंगे, सिंपल सॉफ्टवेयर रिफ्लैश करेंगे कि सॉफ्टवेयर ही गलत है, प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। अभी भी है, लेकिन अभी भी है। थोड़ा ध्यान से अभी ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे आप अप स्लोप में है, थोड़ा ध्यान से एक्सीलरेशन थोड़ा करता हूँ, स्लो में पिकअप करता हूँ। ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत ऑफ ऑन करना पड़ेगा। ये सब इश्यूज है। तीसरा जो पहले इशू मेरे को आया था, तीसरा इशू वो था कि मेरे को HV एरर बोल के एक एरर आया। जब आप 9% अंदर आएंगे, लो पावर मोड बोल के टर्टल मोड आएगा और लिमिट आपको 40 स्पीड का लिमिट हो जाएगा स्पीड, वो ठीक है। लेकिन मेरे को 9% में HV एरर आ गया। वो एरर आ गया तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम ही है, सोचो कार में। तो क्या हुआ था कि मेरा बैटरी रिप्लेस हो गया। इट वाज नॉट इवन 38,000 किलोमीटर्स एंड अंडर वारंटी मेरा बैटरी चेंज कर दिया। मैं ये लेके गए, फिर से रिक्रिएट करना पड़ा, लेकिन नहीं तो नहीं लेते कार। सो बोलते हैं आप 100% नहीं किया होगा, इसलिए बैलेंसिंग नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको इश्यूज आ रहे। घर जाके फिर से बैलेंसिंग करो 100%, जब सेल्स बैलेंस हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। यही सॉल्यूशन वो लोग देते हैं। वो भी किया। एक और ट्रिप ऐसे टेस्टिंग करने के लिए गया, सर्विस सेंटर साइड में गए, टेस्टिंग किए, फिर से 9% में एरर आ गया, लो HV एरर बोल के एरर आ गया। वो क्या होता है कि कंटिन्यूस बीप होता है, वो बहुत स्केरी लगता है, मतलब नर्व रैकिंग होता है। वो हुआ, साइड में डाला, 2 किलोमीटर चल सकते हैं बस। उसका एरर आने के बाद अंडर 20 जा सकते हैं। एक्सेलरेशन बिल्कुल कम होगा, बहुत स्लो जाना पड़ता है। कैसे करके 4-5 किलोमीटर था सर्विस सेंटर के पास मैं लेके गया। वो लोग फिर भी वो बोलते हैं वो एरर नहीं है, चार्जिंग करके आओ। फिर भी मैं कैसे करके उसको कन्विंस किया। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे सिचुएशन में मेरे को 1 वीक में एक नया बैटरी डाल के दे दिया। वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अंडर 7 डेज पुणे में आया, एक नया बैटरी एक्सचेंज करके मेरे को दे दिया। मेरे को 7 डेज के अंदर एक नया बैटरी डाल के ओल्ड बैटरी वो ले लिए अंडर वारंटी। मेरे को कुछ अंडर 1000 रुपीज हुआ था। वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि अभी सोचो 30,000 किए किलोमीटर, 38,000, उसके बाद नया बैटरी मतलब SOH पूरा 100% मिला। और इसका बैटरी वारंटी कितना साल है? तो इसका 1,60,000 और 8 years whichever is earlier। मेरे को वही डर लगा कि अंडर 40,000 किलोमीटर एक बैटरी चेंज आ रहा है। वो क्या बोलते हैं, इसका प्रॉब्लम होगा, बैटरी कुछ सेल्स डैमेज हो गया होगा, नहीं तो वीक है, तो BMS बोलते पूरा कुछ चेक करो। तो अभी क्या है कि इसका उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है कि कुछ भी गड़बड़ है बैटरी का, वो लोग पुणे प्लांट को भेजना है, पुणे प्लांट से नया बैटरी आना है। ये पूरा साइकिल है। मेरे को क्या होप है कि एटलीस्ट वो लोग को थोड़ा लोकलाइज करेंगे तो और तुरंत ये सॉल्यूशन मिल सकते। क्योंकि मैं एक EV ग्रुप ही हमारा है, 200 पीपल प्लस है EV का, सेम नेक्सॉन का। उन लोग में एटलीस्ट 20-30 लोगों का बैटरी चेंज हो गया अंडर 40,000 किलोमीटर। 20-30 पीपल आउट ऑफ 200? 20 आउट ऑफ 200 पीपल जो हम बैंगलोर ग्रुप में है। और कुछ लोग को तो बैटरी मना किया कि हम नहीं चेंज करेंगे, आप ऐसे यूज करो बोल के, क्योंकि वो उन लोगों को DT एरर में सॉलिड से प्रूफ नहीं है बोल के। DT एरर मतलब जो टेक्नीशियन देखते हैं लैपटॉप डालेंगे तो कुछ एरर कोड आना है, वो नहीं आया। उन लोग का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो लोग रिक्रिएट करेंगे तो वो कन्विंस नहीं होगा। वो बोलेंगे और चलो और बैलेंस करो, 100% करो, सही हो जाएगा बोल के। कुछ लोग का बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को पूरा नया बैटरी मिला। वो जो 100% SOH का है, क्योंकि मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट देखा है नीचे से। रिफर्बिश बैटरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को रिफर्बिश बैटरी भी मिलते हैं, लेकिन लकीली मेरे को नया बैटरी, पूरा नया बैटरी मिला है।
तो पूरा फ्रेश जैसे कार है अभी। एंड इसका सर्विस कैसा था आपका सोफर? एक्चुअली पहले क्या था, अभी टाटा ईवी ओनली सर्विस स्टेशन पे आ गया है, सिंगसांद्रा में है। अभी थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू बिफोर। बिफोर कैसा था कि एटलीस्ट 2 दिन रखना पड़ता था कार, एक दिन छोड़ने के लिए नेक्स्ट डे इवनिंग ही मिलता था। उसमें भी कुछ नहीं था, बस सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, TTRS चेक करना था और हेडलाइट सब बेसिक चेकिंग ही होता था। उसके लिए 2 दिन रखते थे क्योंकि आईस कार्स भी था उसमें, ईवी कार्स भी था और पूरा भीड़ था। और मैं ईवी ग्रुप में भी देखा है कुछ डेंट्स भी हुआ है क्योंकि इतना फास्ट में और इतना कम स्पेस में करते हैं ना। सर्विस सेंटर में डेंट हुआ। Okay. इसलिए हम क्या करते हैं कि हर बार जाते एक वीडियो ले लेते हैं। और अभी सर्विस एडवाइस अभी स्टार्ट हो गया कि वो भी एक वीडियो ले लेंगे क्योंकि उन लोगों को पता है कि ऐसा है, पता नहीं सर्विस सेंटर में कुछ गड़बड़ हो गया तो बाद में झगड़ा हो जाएगा। तो एक और भी केस था ईवी ग्रुप में कि एक कुछ जैकफ्रूट या पत्थर कुछ ऊपर से गिर गया। वो लोग ओपन यार्ड में रखे थे और ऊपर से गिर गया और एक बड़ा क्रैक आ गया। वो लोग बोला नहीं, जब आप कार दिए उसी टाइम हुआ था। लकीली उनके पास डैश कैम फुटेज था तो वो बच गया। मेरे को वही लगता है कि टाटा में सर्विस और अच्छा होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी आपको सोफा कैसा लगा इस कार का? इट इज वन ऑफ द एनकैप में बोलते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है। वो भी एक मेजर रीजन था हमें लेने के लिए क्योंकि 5 स्टार रेटिंग मतलब बहुत सेफ होगा, फैमिली स्टडी है, आपको 100 में भी जाएंगे तो भी बहुत बैलेंस्ड है। ओके, फिर आपको इस कार का इंटीरियर्स एंड राइडिंग एक्सपीरियंस लगा कैसे? राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। मेनली मेरे को क्या लगता है कि मैं 5'7" हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा देखिए कि रेस फ्लोर है तो इस वजह से थोड़ा क्राउच्ड पोजीशन लगता है और लॉन्ग राइड्स में मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा और थोड़ा बैक पेन भी आएगा। इस हिसाब से मैं क्या किया कि एक फ्रीडो पिलो भी लिया है बैक सपोर्ट के लिए और एक स्लीप कंपनी का एक कुशन भी लिया है। थोड़ा अभी बेटर है, लेकिन मेरे को लगता है मेनली कि रेस फ्लोर वजह से इश्यूज आ रहे हैं। बैक पूरा बैक रखा है सीट, फिर भी मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल ही लगेगा। और एक और इशू है कि जब आप वायरलेस चार्जिंग करेंगे, सोचो कोई वायरलेस चार्जिंग फोन है, आप एक एंगल में रखना है तभी एक चार्जिंग स्टार्ट होगा आपको। ओके तो यही एक इशू था। जैसे आप नॉर्मली ऐसे कैसे भी नहीं रख सकते, आप पूरा अच्छे से एक एंगल में रखेंगे तभी चार्जिंग स्टार्ट होगा। एक इशू था मेरे को कि गंदा स्मेल आ रहा था जब एसी डालेंगे तो मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ होगा, एसी फिल्टर खराब है क्या है पता नहीं है। ग्रुप्स में बाद में पता चला कि अब जब ड्राइड लीव्स फॉल होगा कार के ऊपर, वो बॉनेट की जगह से वो ये हवा लेगा, एसी मतलब जब ऑन करेंगे तो उससे लेगा। तो उधर जब वाटर रेनी सीजन है तो वो रॉट हो जाएगा लीव्स स्टक करके। जब वो ऐसा होगा तो उस वजह से स्मेल आ रहा था, वो बाद में पता चला। तो इन लोगों को दे दिया, वो क्या किए, कुछ फोम आता है क्लीन फोम, वो लगा दिया इसके ऊपर और अंदर स्प्रे मार दिया। ठीक है, उस वजह से थोड़ा फिल्टर्स क्लीन हुआ होगा, ठीक है, लेकिन बाद में वो लोग नहीं पता चला कि तुरंत क्लीन करना है। देखो कैसे हुआ, पूरा कलर चला गया, इतना गंदा लगता है। अभी देखो, अभी क्या बोलूं सर्विस सेंटर को, ये पूरा गंदा है। अभी वो जो फोम डालते हैं ना उस वजह से हुआ है। एक और इशू मैं फेस किया था कि मैं जब एंड्रॉइड ऑटो डालने के लिए वायर्स है, लेकिन जब डालेंगे तो लॉन्ग जर्नीज में मेरे को फ़ोन हीट हो जाते हैं, ओवर हीटिंग हो जाते हैं। स्पेशली थोड़ा कुछ बजट एंड्रॉइड फ़ोन्स होगा तो पक्का वो ओवर हीट होके वो मतलब ऑफ ऑन होएगा, एंड्रॉइड ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ओवर हीटिंग वजह से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो का मतलब सेटअप लिया, कार लिंक किट बोल के। लेकिन ये भी कभी कभार कनेक्ट होता है 3-4 बार। हम क्या करना पड़ता है, जब हम कार अनलॉक करें तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा, तो हम तुरंत कार के पास होगा तो फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अब सोचो दूर है और कार अनलॉक करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, बाद में भी ढूंढते रहेगा कनेक्टिंग बोल के, वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये फेस किया मैं वायरलेस का। नहीं तो अच्छा वाला एक वायर्ड केबल लेना है। फिर भी वो ओवर हीटिंग वायर्ड का होता ही होता है, पता नहीं ये इस कार का है कि जनरल में ऐसे इशू है। और एक और DIY भी किया है वायरलेस किट का। जैसे वायरलेस का एक PCB करके रास्पबेरी पाई करके लेके वो उसमें वेबसाइट में दिखा था, उसमें सॉफ्टवेयर डाल के मैं वो भी वायरलेस करता हूँ। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि वो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए।
आईफोन के लिए वो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, तो या तो ये यूज़ करना है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन क्या करना है। आपका जिस फीचर्स एंड राइडिंग एक्सपीरियंस आप कैसा लगा? ये भी अच्छा फीचर है, हिल डिसेंट कंट्रोल बोल के, मडिकेरी या कोई कोयम्बटूर कोडेकनाल कुछ हिल स्टेशन से नीचे जा रहा है, कुछ ट्रैफिक है और आपको कंट्रोल में नीचे जाना है। दिस इज अ क्रूज कंट्रोल फॉर हिल डिसेंट। और इसमें जैसे ऑन करेंगे आपको इधर पता चलेगा HTC टर्न्ड ऑन, आपको ये 6 kmph 6 km/h है ना, उसको आप अंडर 10 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप सेट कर सकते, तो बिना एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेक को ऐसे स्पीड में नीचे आएगा। सो बेसिकली उस डाउन हिल में आप उसको एक स्पीड लिमिट रखेंगे, हाँ, उतने ही स्पीड में जाएगा, नीचे अगर जाएगा। उससे ज्यादा एक्सेलरेट होने जितना स्लोप है तो वो सब रीजनरेट होगा। हाँ, ऑटोमेटिक रीजन भी होता है। इट्स लाइक अ क्रूज कंट्रोल फॉर हिल डिसेंट, वो बहुत यूजफुल है। ओके, अब टाटा नेक्सॉन कार्स में चार्जर को लॉक करना अनलॉक करना उसमें इश्यूज है, एंड दोस इश्यूज आपने भी एक्सपीरियंस किया कभी? हम चार्जिंग के लिए डालते हैं वो गन, वो लॉक होता है। आप चार्जिंग स्टॉप करेंगे, उसके बाद बटन प्रेस करेंगे तभी वो अनलॉक होगा। ये बटन है अनलॉक के लिए, 3-4 बार दबाना पड़ता है, कभी कभार अनलॉक ही नहीं होगा तो वेट करना पड़ता है, नहीं तो पूरा कार ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना है, उसके बाद ही वो खुलेगा। सो अभी तक जो आपने लॉन्ग राइड्स किया उसमें क्रेजिएस्ट एंड स्केरिएस्ट वाला कौन सा है? तो मैं 2 मेजर बोल सकता हूँ। एक मैं धर्मस्थला गया था, उस टाइम में कुछ चार्जिंग पॉइंट्स में नहीं था रास्ते में, ऐसे ही जोश था कि कुछ लॉन्ग जर्नी करना ही है, फैमिली के साथ मैं चला गया। और धर्मस्थला में मैं ट्रस्ट का जो होता है होटल उसमें रहे थे, उसमें वो लोग मना किया चार्जिंग देने में, और मेरे को नेक्स्ट डेस्टिनेशन कल सुबह जाना है तो मैं चार्जिंग करना ही है, ऐसे था सिचुएशन। कोई फास्ट चार्जर भी नहीं था, तो मैं एक रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करके चार्जिंग पॉइंट 15 एम दे दिया। लेकिन वो दिक्कत क्या था, जब तक वो हाँ बोला तब तक 10 कार की दूर से मैं चार्ज करना पड़ रहा था। मेरे पास एक फास्ट चार्जिंग का मतलब स्लो चार्जिंग एक्सटेंशन किट है, वो एक्सटेंशन किट में 100 फीट का वायर है, वो यूज़ करके मैं उस दिन बहुत अच्छा यूज़ हुआ कि मैं पॉइंट से 10 कार दूर में मैं पार्क करके भी चार्जिंग कर सकता था। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को उस दिन, लेकिन एडवेंचर था। और दूसरी सिचुएशन क्या हुआ था कि मैं चित्रदुर्गा रिलेटिव घर से मैं तुमकुर मतलब बैंगलोर आना था, और तुमकुर में चार्जिंग था, मेरे पास ऑप्शन था मेरे को। और पिट स्टॉप में हिरियूर बीच में टाटा का चार्जर है, वो बहुत पावर फ्लक्चुएशंस होता है एक सर्विस सेंटर में टाटा का। उधर क्या हुआ था कि मैं अवेलेबल सोच के चला गया, 20% था मेरे पास, उधर 10% चार्ज किया, उसके बाद पावर आउटेज हो गया। 1 घंटा वेट किया, चार्ज नहीं मतलब पावर नहीं था। मैं सोचा ठीक है 20% में मेरे को 100 किलोमीटर कुछ चलना था, मतलब इधर तुमकुर तक, वो मैं कर पाया। 60 किलोमीटर स्लो स्पीड में मैं मेंटेन करके स्लोली आया, 3% में मैं तुमकुर रीच किया चार्जर में, उधर चार्ज करना पड़ा। तो ऐसे 2 कुछ मेरे को टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है। ओके, सो अब ये कार का रीसेल वैल्यू कितना? दुख होता है कि रीसेल वैल्यू बहुत बैड है, मतलब जैसे हम ऑन रोड 20.5 एटलीस्ट एक शोरूम 18.5 है, एटलीस्ट 12-13 तो मिलना चाहिए। अभी मार्केट कैसा है कि रीसेल ईवी कार के लिए तो बहुत बैड है। मैं वही सजेस्ट करता हूँ जो भी लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, और जैसे ऑफिस कम्यूट के लिए ईवी पैशनेट होना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दी कुछ नहीं होगा। जैसे चार्जिंग घर में होना है, कुछ फ्यूज चला गया तो उसको ठीक करना है, नहीं तो आप लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं, कुछ फास्ट चार्जिंग का कुछ एरर आ गया और नहीं हुआ तो वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब अपग्रेड हो रहे हैं। जैसे कुछ फोन्स नया मॉडल्स लॉन्च करते हैं ना, ऐसे अभी लॉन्च हो रहे हैं और प्राइसेस भी घट रहे हैं। मतलब आपको यही कार विथ फेसलिफ्ट वर्जन 60 किलोवाट डीसी चार्जिंग सब मिलके आपको 17-16 लाख में ऑन रोड मिल जाएगा। नया कार ही सस्ता है ना, तो मेरा रीसेल वैल्यू बहुत कम होता है। 3 साल हो गया इस कार में। अगर आपको एक कार अभी लेना है, आप फिर से एक टाटा नेक्सॉन ही लेंगे या फिर कोई आईसी कार लेंगे? मैं अभी भी सेलेक्ट करता हूँ ईवी कार ही, क्योंकि उसका लो नॉइस लेवल है, राइडिंग कंफर्ट अच्छा है और स्मूथ है,
ऑटोमेटिक है। बस मैं क्या चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लॉन्गर रेंज ले सकता हूँ। एंड क्या वो टाटा नेक्सॉन है या फिर दूसरा कार है? वो डिपेंड होगा। अभी महिंद्रा भी B9 और 6 है ना, वो अच्छा है। अभी कार्स देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे, MG भी विंसर लेके आ गया, हुंडई भी क्रेटा इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। तो अभी कॉम्पिटिटर्स बढ़ गया है, कॉस्ट भी थोड़ा अभी कॉम्पिटिटिव है, प्राइसिंग भी। लेकिन यहाँ टाटा जब ये सर्विस थोड़ा सुधारेंगे हम सोचेंगे कि टाटा ही ले सकते हैं। और फिर अब अगर आपके पास भी कोई ईवी कार है एंड यू हैव योर एक्सपीरियंसेस टू बी शेयर्ड विद द कम्युनिटी, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगले मैं कौन से कार के इस तरह के इंटरव्यू करूँ, अब वो भी इन द कमेंट्स आप बता देना।